Hello everyone. Today we are learning the second part of chapter 7th, that is security in the contemporary world. In the previous part we learned about the security, what is security, what are the core values, and we got to learn about the threats, different types of threats. So we also learn about the external threats, that how the greatest danger to a country is from military threats, and how can we the basic choices for responding the threat of war, and that can be prevent and surrender or defend yourself. And these are the things we learn in the first part of our this chapter. So today we are starting the second part, that is traditional notion internal, means what are the threats a country can face internally. So by now you will have asked yourself, doesn't security depend on the internal peace and order? How can a society be secure if there is violence or a threat of violence inside its borders? And how can it prepare to face violence from outside its border if it not secure inside its borders? तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से कोई भी कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। किसी भी कंट्री को ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल थ्रेट ये हो सकता है कि कोई बाहर की कंट्री उसमें मिलिट्री अटैक कर ले, वॉर शुरू हो जाए। लेकिन वो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से वॉर को बचाना है, किस तरह से सरेंडर करके कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को, या फिर किस तरह से प्रिवेंशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम डेटरेंस का लॉ अप्लाई कर सकते हैं, और हम उस अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, अब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सकते हैं, या अलायंस बना सकते हैं किसी भी मिलिट्री अटैक से अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योर होने के लिए। अब देखिए, इंटरनल थ्रेट्स जो हैं वो किसी भी कंट्री की जो सिक्योरिटी है वो इंटरनल थ्रेट्स पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई कंट्री जो है वो इंटरनली सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो हम एक्सटर्नली किसी भी बॉर्डर पे अपना लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, अगर हम इंटरनली सेफ एंड सिक्योर नहीं होंगे तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मस्ट ऑल्सो देयरफॉर कंसर्न इनसेल्फ विद इंटरनल सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को क्या करना चाहिए, अपने आप को इंटरनल सिक्योरिटी से भी कंसर्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई कंट्री इंटरनली सेफ एंड सिक्योर नहीं होगा तो वो एक्सटर्नली अपने आप को, बाहर से अपने आप को मिलिट्री अटैक से किसी भी कंट्री के बचा नहीं पाएगा। The reason it is not given so much importance in that after the Second World War, it seemed that for the most powerful countries on the earth, internal security was more or less assured. वो कह रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को शुरुआत से इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं मिली क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ थी उनकी इंटरनल सिक्योरिटी जो थी, जो उनके देश में जो सिक्योरिटी थी, जो उनके कंट्रीज़ के अंदर कोई वायलेंस नहीं हो रहा था, वो मोर और लेस एश्योर्ड ही थी कि वहाँ पर कोई वायलेंस नहीं होगा कंट्री के अंदर। वी सेड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन वाइल इंटरनल सिक्योरिटी वॉज सर्टेनली अ पार्ट ऑफ द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट हिस्टोरिकली। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन इन विच इंटरनल सिक्योरिटी डिड नॉट सीम टू बी मैटर एज मच एज इट हैड इन द पास्ट। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, किसी भी कंट्री को देखने के लिए कि उनकी इंटरनल सिक्योरिटी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, हमको देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। कॉन्टेक्स्ट क्या है, सराउंडिंग क्या है, हमारी सर्कमस्टांसेस क्या हो रहे हैं, इन्वायरमेंट क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट है। और सिचुएशन क्या है कि उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी पोजीशन क्या है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस कंट्री की बात कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा उसकी कॉन्टेक्स्ट और उसके सिचुएशंस पे। तो हिस्टोरिकली जो गवर्नमेंट थी वो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ध्यान देती थी, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन थी वो इस तरह से बदली कि इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि आफ्टर 1945 द यूएस एंड द सोवियत यूनियन appears to be united and could expect peace within their borders। तो 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ये आपको पता है कि यूएस और यूएसएसआर दोनों अलाइड फोर्सेस में थे, दोनों एक साथ थे, और दोनों ने मिल करके जापान और इटली और जर्मनी इन सबको हराया था। तो वो ऐसा लगता था कि वो यूनाइटेड है, तो विद इन देयर बॉर्डर्स, तो वहाँ कहीं भी
उनकी बॉर्डर्स के अंदर पीस था। और अधिकतर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे पावरफुल, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये जो कंट्रीज़ थे उनको भी अपने देश के अंदर किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी से कोई भी खतरा नहीं था। Therefore, these countries focus primarily on threats from outside their borders। इसलिए इन कंट्रीज़ ने क्या किया कि इंटरनल सिक्योरिटी थी, इंटरनल सिक्योरिटी अश्योर थी, उनकी कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन ऐसी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन बदल गई थी। हिस्टोरिकली वो लोग इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देते थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन थे वो बदल गए, और जो पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उनके वहाँ भी इंटरनल सिक्योरिटी अश्योर्ड थी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी जो थी, जो ग्रुप थे, वो किसी तरह का वायलेंस नहीं कर रहे थे, कोई थ्रेट नहीं था। और अमेरिका और यूएसएसआर जो थे उनके बॉर्डर्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो यूनाइटेड से अपेयर हो रहे थे और उनकी बॉर्डर के अंदर हर तरह की सिक्योरिटी नज़र आ रही थी। अब देखिए, व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स फेसिंग दीज पावरफुल कंट्री। अब कौन से एक्सटर्नल थ्रेट्स थे जो ये पावरफुल कंट्रीज फेस कर रही थी। इंटरनली तो वो शांत थे, वॉयलेंस नहीं था। अब एक्सटर्नल थ्रेट क्या थे, देखिए। Again, we draw attention to context and situation. We know that period after the Second World War was the Cold War, in which US-led Western Alliance faced the Soviet-led Communist Alliance। अब देखिए क्या था कि अब आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन को ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस एंड यूएसएसआर के वो शुरुआत में अपेयर हो रहे थे कि वो यूनाइटेड हैं, लेकिन धीरे धीरे कोल्ड वॉर शुरू होने लगा। ये आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर जो बॉम्ब गिराया वो बस यूएसएसआर के एक्सपेंशन को रोकने के लिए गिराया था, जिससे कि यूएसएसआर बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, उन्होंने ये सोचा था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया। ये आपने देखा था कि एक वेस्टर्न अलायंस था और एक कम्युनिस्ट अलायंस था, एक सोवियत ब्लॉक था और एक नेटो कंट्रीज़ थे, एक वॉर्सो पैक्ट था। ये आप सब आपने पढ़ा हुआ है। तो जो वॉर्सो पैक्ट और नेटो जो पैक्ट था, इनके जो कंट्रीज़ थी उनके अंदर जो अलायंसेस चल रहे थे, उनके बीच में क्या चलता था, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चलती थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस की टेंशन की सिचुएशन चलती थी। अब ऑल द टू अलायंस फेयर्ड अ मिलिट्री अटैक फ्रॉम ईच अदर। तो ये जब दो अलग अलग अलायंस थे, इनको डर लगता था कि एक दूसरे के ऊपर अटैक ना कर दें, वो आपस में एक दूसरे से डरता था, पहला दूसरे से डरेगा। सम यूरोपियन पावर्स इन एडिशन कंटिन्यू टू वरी अबाउट वॉयलेंस इन देयर कॉलोनीज। तो जो यूएस और यूएसएसआर थे और यूएस के जो अलायंस था, जो वेस्टर्न अलायंस था, और जो यूएसएसआर का जो अलायंस था, सोवियत ब्लॉक था, वो दोनों डरते थे कि कहीं यूएस का अलायंस यूएसएसआर को अटैक ना कर दे और यूएसएसआर का अलायंस यूएस को ना अटैक कर दे। और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे, पावरफुल थे, जैसे कि ब्रिटेन था या फ्रांस था, उनको ये डर लगता था कि जो उनकी कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर जो कॉलोनाइज्ड पीपल हैं, इंडिपेंडेंस मांगने के लिए क्या करना दे, वॉयलेंस ना कर दें। We have only to remember the French fighting in Vietnam in 1950s and the British fighting in Kenya in 1950s and early 1960। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कि वियतनाम के अंदर फ्रांस की कॉलोनी थी और 1950s में होची मिन वहाँ के एक नेता थे, उन्होंने फ़ाइटिंग शुरू कर दी वियतनाम फ्रांस को हटाने के लिए, और इंडिपेंडेंस की फ़ाइटिंग शुरू हो गई, इंडिपेंडेंस का वॉयलेंस शुरू हो गया, और केन्या के अंदर भी वॉयलेंस शुरू हुआ, दोनों जगह वॉयलेंस शुरू हुए और वो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गई। तो ये एग्जांपल हैं किस तरह से पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जो इनकी पे कॉलोनीज़ थी अलग अलग जगह, किस तरह से वो अपनी कॉलोनीज़ की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आई, वहाँ पर वॉयलेंस हुआ। तो as the colonies became free from the late 1940s onwards, their security concerns were often similar to that of the European powers। अब देखिए, ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस और यूएसएसआर के आपने जो उनकी एक्सटर्नल थ्रेट्स थे उसके बारे में पढ़ लिया कि यूएस और यूएसएसआर आपस में एक दूसरे से डर रहे थे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ क्यों डर रही थी, जिससे कि जो उनकी कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज़ के अंदर वॉयलेंस ना हो जाए। अब देखिए, जब ये कॉलोनीज़ फ्री हो गई, जब ये देश बन गए, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई 1940s के बाद, तो उनके जो सिक्योरिटी कंसर्न थे वो भी यूरोपियन पावर के जैसे ही हो गए। मतलब जो नई कंट्रीज़ आज़ाद हुई, जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बनी, उनके सिक्योरिटी जो कंसर्न्स थे वो किसके जैसे थे, यूरोपियन कंट्रीज़ के जैसे थे। कैसे थे, किस तरह से एक से थे, इसलिए थे कि सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक द यूरोपियन पावर बिकेम मेंबर्स ऑफ द कोल्ड वॉर अलायंस।
अब जैसे जैसे देश आज़ाद होते रहे उन्होंने क्या करा, कोल्ड वॉर के अलायंस को के मेंबर बनने लगे। सपोज़ आपने देखा कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उन्होंने किसको, कौन सा अलायंस ज्वाइन कर लिया, यूएस का अलायंस ज्वाइन कर लिया, उन्होंने वेस्टर्न अलायंस ज्वाइन कर लिया। इसी तरह से कोई और कंट्री जो दूसरी कंट्रीज़ है, और इंडिया का थोड़ा सा जो सॉफ्ट, वैसे इंडिया ने ना मूवमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा है कि किस तरह से इंडिया ने यूएसएसआर के जो ब्लॉक था, सोवियत ब्लॉक था, उसको सॉफ्टली सपोर्टर था इंडिया उसका। तो इस तरह से जो जितनी भी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई उन्होंने क्या करा कि कोल्ड वॉर के अलायंस को ज्वाइन कर लिया। किसी ने एक को ज्वाइन कर लिया, दूसरे नेबरिंग कंट्री ने किसी दूसरे को ज्वाइन कर लिया। They therefore had to worry about the Cold War becoming a hot war and dragging them into hostility। तो वो यूएस और यूएसएसआर की तरह ही डरने लगे। जो अलायंस के लोग थे, वेस्टर्न अलायंस और सोवियत ब्लॉक के जो लोग थे, उनको क्या डर था कि एक वेस्टर्न जो ब्लॉक था वो यूएसएसआर को ना अटैक कर दे, और यूएसएसआर को एक डर था कि वो यूएस उन पर ना अटैक कर दे। तो यही डर जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनको भी होने लगे कि कहीं वो हॉट वार में उनको ड्रैग ना करना पड़े, कहीं वो इस तरह से जो वॉर लाइक सिचुएशन में ना आ जाए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग ब्लॉक ज्वाइन कर लिए थे, तो उनकी सिचुएशन भी सेम हो गई थी वेस्टर्न अलायंस और सोवियत अलायंस की जैसे। और दूसरा जो उनका प्रॉब्लम था वो था अगेंस्ट नेबर्स हु माइट हैव जॉइन द अदर साइड इन द कोल्ड वॉर। अब देखिए दो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान जो है वो यूएस अलायंस को, वेस्टर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा हो सपोज़, और इंडिया अगर दूसरे अलायंस को सपोर्ट कर रहा हो, तो नेबर्स जो हैं उनसे भी खतरा हो सकता है अगेंस्ट द लीडर ऑफ द अलायंसेस। और खतरा किससे हो सकता है, जो लीडर्स ऑफ द अलायंसेस हैं, हमने सपोज एक अलायंस को ज्वाइन किया तो दूसरा अलायंस हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमने दूसरी कंट्री ने दूसरे अलायंस को सपोर्ट किया तो उनको पहला वाला अलायंस सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगेंस्ट एनी ऑफ द अदर पार्टनर ऑफ द यूएस एंड सोवियत यूनियन, और कोई भी पार्टनर जो भी अगर यूएस के पार्टनर के साथ भी, सपोज हम यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके पार्टनर के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। और दूसरी कंट्री अगर सोवियत यूएसएसआर को सपोर्ट नहीं करी तो उनके पार्टनर्स के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये थ्रेट्स होने लगे उन नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को जो कॉलोनीज़ बनी थी 1940s के ऑनवर्ड्स में, जो कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंट हो गई 1940s के बाद। द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द वॉर इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड पीरियड। अब देखिए जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था, उसमें जितने भी वॉर्स हुए उसमें से 1/3 किस लिए हुए, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था। क्योंकि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 ब्लॉक में बदल चुका था, और एक ब्लॉक अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के लिए दूसरे ब्लॉक के साथ लगातार वॉर चल रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ दीज वॉर्स वर फॉट इन द थर्ड वॉर। और अधिकतर लड़ाइयाँ कहाँ हुई, थर्ड वर्ल्ड में हुई, जहाँ मेन कंट्री थी, जो मेन ब्लॉक थे, वहाँ झगड़े नहीं हुए, ना अमेरिका के अंदर हुए, ना रशिया के अंदर हुए, द पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हुए। अधिकतर झगड़े कहाँ हुए, थर्ड वर्ल्ड में हुए। जस्ट एज द यूरोपियन कॉलोनीज पावर feared violence in the colonies, some colonial people feared after independence that they might be attacked by their फॉर्मर कॉलोनियल रूलर। अब देखिए जिस तरह से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनको डर लगता था कि उनकी जो कॉलोनीज़ है वहाँ पर झगड़े हो सकते हैं, वहाँ पर लोग जो हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए झगड़े करेंगे। तो उसी तरह से जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनको क्या लगने लगा, उनको ये लगने लगा कि जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश के अंदर भी अटैक हो सकते हैं। किनके द्वारा हो सकते हैं, फॉर्मर कॉलोनियल रूलर के द्वारा है, जो मतलब जो पुराना हमारा कॉलोनियल रूलर है उसके द्वारा वो भी कर सकता है, या फिर दे हैड टू प्रिपेयर देयरफॉर टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट एन इम्पीरियल वॉर। तो उनको अपने आप को बचा के रखना पड़ रहा था, अपने आप को बचाना पड़ रहा था कि वो किसी भी इम्पीरियल वॉर में ना फंस जाए। मतलब अगर ब्रिटिश की कोई, जैसे कि आपने देखा था कि हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो इंडिपेंडेंट के बाद ये भी खतरा हो सकता था कि जो इंग्लैंड है वो दोबारा इंडिया को अपनी कॉलोनी ना बना ले। तो इसके लिए इंडिया को अपने आप में क्या करना पड़ा था, अपने आप को डिफेंड करना पड़ा था। किस लिए, अगेंस्ट एन इम्पीरियल वॉर, इम्पीरियल वॉर के अगेंस्ट उनको अपने आप को बचाना पड़ रहा था। तो ये प्रॉब्लम था
उन कंट्रीज़ का जो नई नई कॉलोनीज़ बनी थी। और ये जो उनके प्रॉब्लम्स थे वो किसके जैसे थे, वो अधिकतर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे उनके जैसे ही थे। रीजंस क्या क्या थे वो आपने देख लिया। अब आएंगे द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंजेस इन यूरोप इन 2 वेज। अब देखिए, जो नए कंट्रीज़ जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे और एशिया और अफ्रीका की नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, उनके जो चैलेंजेस थे वो यूरोप से अलग अलग तरह के थे। वो कैसे अलग थे, 2 तरह से अलग थे। पहला चीज़ क्या था, द न्यू कंट्रीज फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज। जो नए देश थे उनको क्या था, उनको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अपने पड़ोसी देश से हो रहा था। आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 47-48 में, पहला जब पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर बना था, उसके बाद 65 में वॉर हुआ, फिर ये सब होते रहे। आपने देखा कि तो नेबरिंग कंट्री से ही वॉर होने की संभावना थी इंडिया और अफ्रीका के बीच में। फॉर अनदर दे हैड टू वरी अबाउट इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ क्या देखनी थी, एक तो पड़ोसी से झगड़ा देखना था, कहीं पड़ोसी से झगड़ा ना हो जाए पड़ोसी देश से। दूसरा देखना था कि जो उनके इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हैं वो जो उनके बारे में भी चेक करना था, उनके बारे में भी वरी होना था उन्हें। These countries face stress not only from outside their borders, mostly from neighbors, but also from within. Many newly independent countries came to fear their neighbors even more than they fear the US and Soviet Union for the former colonial power or for the। अब देखिए, जो नई इंडिपेंडेंट कंट्री थे उनको क्या करना था, सबसे ज़्यादा डर उनको अपने पड़ोसी से था। और ये डर इतना ज़्यादा था कि यूएस और यूएसएसआर से कोई डर नहीं था जितना कि पड़ोसी देश से डर था। और उनको पड़ोसी देश या उनकी जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थी, जो फॉर्मर इंपीरियल पावर थी, उनसे कम डर था, लेकिन अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी देशों से ज़्यादा डर था। जो वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो कि एशिया और अफ्रीका में नई नई इंडिपेंडेंट हुई थी, उनको किससे डर था, उनको अपने पड़ोसियों से ज़्यादा डर था। और अपने देश के अंदर जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसके बारे में उनको ज़्यादा टेंशन रहती थी। दे क्वारल्ड ओवर बॉर्डर्स। अब पड़ोसी देश किस लिए लड़ रहे थे आपस में, वो बॉर्डर के लिए लड़ रहे थे, टेरिटरीज़ के लिए लड़ रहे थे। आपने देखा कि कश्मीर के लिए हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है और एक इंडिया के पास कश्मीर का कुछ पोर्शन है, मैंने आपको सब बताया है। तो इस तरह से ये जो झगड़े होते थे पड़ोसियों से, वो बॉर्डर्स के बारे में होते थे, टेरिटरीज़ के बारे में होते थे, कंट्रोल ऑफ पीपल के बारे में होते थे कि किस एरिया को कौन कंट्रोल करेगा, और पीपल एंड पॉपुलेशन के बारे में, एंड ऑल ऑफ दिस सिमिल्टेनियस, या फिर इन सभी के बारे में झगड़े होते थे। इंटरनली द न्यू स्टेट्स वरी अबाउट थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट विच वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब देखिए, ये तो एक्सटर्नल थ्रेट्स थे। अब इंटरनल क्या सिचुएशन थी नई कंट्रीज़ के बारे में, कि उनको ऐसे लग रहा था कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो ऐसी कंट्रीज़ जो कि सेपरेट होना चाहती है, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहती है, उनसे भी उनको वरी हो रहा था, इसलिए भी वो वरीड थे उनके बारे में भी। समटाइम्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स मर्ज। और कभी कभी क्या होता था कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं और इंटरनल थ्रेट्स मर्ज हो जाते थे। किस तरह से मर्ज हो जाते थे, देखिए, a neighbor might have instigate an इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अब देखिए, कोई जो एक पड़ोसी देश होता है वो किसी भी इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट को इंस्टिगेट कर सकता है, इनकरेज कर सकता है। किस तरह से कर सकता है, आप देखिए, सपोज़ अगर हमारे देश में कश्मीर के लोग चाहते हैं कि सेपरेट कश्मीर बन जाए, तो पाकिस्तान के लोग उनको आके मदद कर देते हैं। इसी तरह से हमारे देश में पंजाब में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला था, लोग चाहते थे कि खालिस्तान बन जाए, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने उनको मदद करी थी। तो इस तरह से नेबर जो है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट है, वो मर्ज हो गए। और एक नेबर जो है, एक पड़ोसी देश जो है, वो दूसरे देश के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को मदद कर रहा है, उनको इंस्टिगेट कर रहा है, उनको इनकरेज कर रहा है। जैसे कि आपने देखा था कि बांग्लादेश जब बन रहा था तो भारत ने बांग्लादेश को अलग से देश बनने में मदद करी थी। तो इसी तरह का है कि पड़ोसी देश एक दूसरे के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को मदद कर रहे हैं, उन सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट चला रहे हैं उनको मदद कर रहे हैं। इंटरनल वॉर्स नाउ मेक अप more than 95% of all armed conflict fought anywhere in the world। अब देखिए, जो इंटरनल वॉर्स हैं
वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके 95% जो है वो इंटरनल वॉर्स ही हैं। Between 1946 and 91, there was a 12-fold rise in the number of civil war, the greatest jump in 200 years. तो 1946 और 1991 के बाद जो इंटरनल वॉर्स थे वो 12-fold राइज हो गए हैं, 12 गुना बढ़ गए हैं। और 200 ईयर्स में सबसे ज़्यादा ये जो वॉर्स थे वो पिछले 200 सालों में सबसे ज़्यादा वॉर्स जो थे वो 1946 से लेकर 1991 के बीच में ये इंटरनल वॉर ही चलते रहे। सो फॉर द न्यू स्टेट्स एक्सटर्नल वॉर विद नेबर्स एंड इंटरनल वॉर पोजेज अ सीरियस चैलेंज टू देयर सिक्योरिटी। तो जितने भी नए नए कंट्रीज़ हैं, नए नए स्टेट्स हैं, उनके जो एक्सटर्नल वॉर हैं वो नेबर के साथ उनके एक्सटर्नल वॉर और इंटरनल वॉर दोनों जो है उनके लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। Thank you. Have a nice day.